चलिए पढ़ना स्टार्ट करें। इलेक्शन कमीशन पढ़ना था आज, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। हिंदी में कहते हैं निर्वाचन या चुनाव आयोग, इंग्लिश में इसी का नाम है इलेक्शन कमीशन। पहले थोड़ा सा समझ लो, ये टफ है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी, फिर किताब उठाएंगे। इंडिया में आप सब जानते हो सबसे बड़ी ताकत जिसको हम कहते हैं वो है हमारा देश लोकतंत्र। लोकतंत्र जिसमें कि किसका राज माना जाता है? जनता। हमारे इलेक्शन की तो बात बहुत बाद में आती है। पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन की किताब का पहला पन्ना खोलते हैं और आप देखते हैं प्रस्तावना में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी किसकी इंपॉर्टेंस है? जनता। जब उस किताब के पहले पन्ने की पहली लाइन आपकी इंपॉर्टेंस दिखाती है तो आपके यहाँ तो लोकतंत्र होना ही होना है। फिर यहाँ लिखा भी हुआ है रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक कंट्री। इसका फायदा तब है जब आपके देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। अगर चुनाव तो हैं लेकिन स्वतंत्र नहीं तो क्या फायदा इलेक्शन का? ये स्वतंत्र हो, फेयर हो और निष्पक्ष हो, यानी कोई गड़बड़ ना करे। लेकिन आप सब अच्छी तरह जानते हो आपके देश में गड़बड़ होना बहुत नॉर्मल सी बात है। कभी कहीं नोटों की गाड़ी भरी भरी मिलती है, कहीं लोगों को लालच दिया जाता है, बहुत बुरा हाल है। डर्टी पॉलिटिक्स है आपके देश का। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि कुछ भी कह लो, चुनाव आयोग अपना काम ठीक कर रहा है। क्योंकि ये क्या करे भाई, बेशर्म तो लोग और नेता है ना, इसकी क्या गलती है? कहाँ कहाँ किस किस को जाके पकड़े। इसको पावर बहुत दी गई। सबसे पहला इलेक्शन कमिश्नर था सुकुमार सेन। इन्होंने इलेक्शन कंडक्ट कराए 1951, स्टार्ट हुए 52 तक चले। ये 8-9 साल तक, लगभग 8+ ईयर्स तक ये आपके देश के इलेक्शन कमिश्नर रहे। ऐसे ही एक वी कल्याण सुंदरम है, फर्स्ट और सेकंड कल्याण सुंदरम, दोनों फर्स्ट सेकंड है ये। इन्होंने भी लगभग इनके बाद का टाइम पीरियड संभाला, 58 तक ये रहे थे। और उसके बाद, ये तो इलेक्शन का टाइम लिखा था ना, इसके बाद लगभग 8.5-9 साल के आसपास कल्याण सुंदरम। आज तक का सबसे लंबा टेन्योर है इन दो आदमियों का। इन दोनों के नाम खास हैं। इनके अलावा एक नाम आपने बहुत बार सुना होगा जो ICJ में भी पहुंचा, किसी को पता है उसका नाम? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तुम्हारा एक बना है प्रेसिडेंट, जिसका नाम था डॉक्टर नगेंद्र सिंह। ये नगेंद्र सिंह इकलौता भारतीय है। वैसे भारत से 4 आदमी गए हैं ICJ में, लेकिन उन चारों में से प्रेसिडेंट बने हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह। और इनका तुम इतिहास पढ़ो तो ये बहुत बड़े घराने से हैं। इनके पिताजी जो है ना, ये तीसरा बेटा था अपने पिताजी का अपने घर में। और ये जो राजस्थान का डूंगरपुर नहीं है, रियासत थी जो पहले डूंगरपुर, जहाँ पे राजा महाराजा शाही खानदान के, रॉयल फैमिली राजस्थान की, यहाँ के राजा के बेटे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। पर ये पढ़ने लिखने में इंटेलिजेंट थे, तो इनको इंटेलिजेंट होने के कारण विदेश भेज दिया। वहां से लॉ पढ़ के आए और फिर अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में रहे। और फिर ये इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर है हेग, ये हेग पड़ता है नीदरलैंड, यहाँ पे सोचो इनको प्रेसिडेंट बनाया गया। तो इनकी पढ़ाई लिखाई अंग्रेजों के जमाने के विदेशों में पढ़े हुए बड़े आदमी थे ये भी आपके इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर में कुछ नाम बताए हैं, देखो इन दोनों का टाइम याद रखना लंबा है। डॉक्टर नगेंद्र सिंह। एक इलेक्शन कमिश्नर रहे थे TN शेषन। TN शेषन, इनके टाइम में आपके इलेक्शन कमिश्नर एक तो थे ही, 2 और बढ़ा दिए। कितने सदस्य बना दिए? 3। और जो प्रेजेंट में बैठे हैं इसी साल बने हैं वो, तुम्हें नाम भी पता है उनका। अप्रैल 2021 में कौन बना है? CC, क्या नाम है उसका? वो है सुशील चंद्र, या चंद्रा इंग्लिश में लिख देते हैं। ये सुशील चंद्र आपके यहाँ CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने का मतलब है आपके 3 आदमी हैं, ये कहलाते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। इसमें इसके नाम के आगे CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी 2 हैं इलेक्शन कमिश्नर्स या अदर्स कह लेते हैं। एंट्री हमेशा 3rd पे होती है। फर्स्ट रिटायर हो जाता है, सेकंड वाला फर्स्ट, थर्ड वाला यहाँ, और यहाँ न्यू एंट्री।
तो अब आपका थर्ड वाला बढ़ते 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 आज फर्स्ट पे पहुंच गया। कौन था ये आदमी? सुशील चंद्र। इसका मतलब सेकंड और थर्ड नए बन गए होंगे, है ना? पहले ही बन गया होगा सेकंड वाला, तो अब ये ऊपर गया तो इससे नीचे थर्ड की एंट्री हुई होगी बस। ये बनाने के लिए कहीं कुछ नहीं लिखा, क्या क्वालिफिकेशन, कितना कार्यकाल। आपका संविधान मूक है, शांत है, उसने सिर्फ लिख दिया भाई इलेक्शन कमिश्नर बना लेना। कैसे बनाए? तो आपने खुद सोचा और आपकी संसद और राष्ट्रपति ने मिलकर डिसाइड किया। क्योंकि ये काम पढ़े लिखे लोगों का है, इसलिए इसमें जो लोग पहले आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या आईआरएस टाइप की बड़ी पोस्ट पे बैठे रहे हों, सीधी बात है यूपीएससी जिसने क्रैक किया हो, जिसने काम किया हो, संघ लोक सेवा आयोग का एग्जाम क्लियर करना कोई मजाक नहीं होता, उन्हीं लोगों को आप देखते हैं आपके देश में इलेक्शन कमिश्नर बना देते हैं। कई बार आपने ऐसा भी देखा कि जो जजेस हैं बड़े बड़े रैंक के, जैसे मैंने नाम लिया अभी, इस तरह के लोग भी यहाँ तक पहुंचे हैं। ये समझ लो कि जो बहुत पढ़ा लिखा काबिल लायक आदमी होगा वही बन पाएगा। आज तक कभी कोई औरत आपकी इलेक्शन कमिश्नर में चीफ नहीं बनी है। एक थी वीएस रमा देवी, हाँ ये कार्यवाहक बनी थी, परमानेंट ये भी नहीं थी कि भाई 6 साल या 65 साल। वीएस रमा देवी 90s में आई थी और साल पूरा मुश्किल काटा था, ये कार्यवाहक बनी थी। फिर ये औरत है भी बहुत पढ़ी लिखी और लायक। ये सिर्फ आपकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनी, ये कार्यवाहक है, ये याद रखना। इसके अलावा ये संसद में जो आपके महासचिव बनते हैं ना लोकसभा राज्यसभा के सेक्रेटरीट्स में, तो वहां पे ये जनरल सेक्रेटरी भी बनी थी। तुम इस बात से अंदाजा लगाओ कि ये कितनी पढ़ी लिखी और काबिल होगी कि इसको संसद का भी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, लोकसभा का भी, और उसके बाद ये कार्यवाहक क्या बन पाई? सीईसी। तो इसका मतलब ये वेल एजुकेटेड, बहुत पढ़ी लिखी, काबिल, लायक महिला रही होगी। सिर्फ एक औरत है, नाम क्या है इनका? वीएस रमा देवी। बाकी आज तक कोई औरत इस कैटेगरी में यहाँ तक नहीं पहुंच पाई, जबकि आईएएस तो ढेर महिलाएं हैं। इनका काम बहुत टफ होता है और बहुत ज्यादा मुश्किल से भरा हुआ, क्योंकि आपके देश के राष्ट्रपति का इलेक्शन, आपके देश के उपराष्ट्रपति का, आपके एमपीज का, लोकसभा प्लस राज्यसभा, आपके एमएलएस का, आपके एमएलसीज का, सारे के सारे इलेक्शन ये इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है, जिसमें आप या तो डायरेक्ट गए हैं हिस्सा लेने, भाई मताधिकार देने, या इनडायरेक्ट। एमएलसी, एमएलए राज्य के स्तर पे हैं, लेकिन काम कराएगा देश का इलेक्शन कमीशन। इसके नीचे चुनाव होते हैं पंचायत के या नगर निगम के, उनके इलेक्शन कंडक्ट कराता है राज्य इलेक्शन कमीशन या स्टेट इलेक्शन कमीशन या राज्य चुनाव आयोग। हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम इनकी बात कर रहे हैं। इनके इलेक्शन कंडक्ट कराना कोई मजाक नहीं है। पहले तो सोचो वोटर्स लिस्ट बनाना कितना मुश्किल है, हर एक आदमी का नाम, उसका पता, उसकी एज। वोटर लिस्ट उनकी नहीं बनती, उनका नाम नहीं आता जिनके पास क्या ना हो अपना निवास। भाई छत होनी जरूरी है, आपका एड्रेस कैसे लिखेंगे? तो जो इस सड़कों पे पड़े रहते हैं ना, इनके पास वोटिंग राइट नहीं है। वोटिंग राइट कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक कानूनी या विधिक अधिकार है, और इसीलिए सबको नहीं मिला। मौलिक अधिकार तो सबको मिलता, ये भिखारियों को या जो इस तरह के क्रिमिनल्स हैं वो थोड़ी वोट डालते हैं। ये विधिक अधिकार है, वोटिंग राइट कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, और ये कुछ खास कंडीशन में छीना भी जा सकता है। अगर आपके पास एड्रेस नहीं है तो पर्ची किसके नाम पे आएगी और कहाँ आएगी? इसलिए कुछ कंडीशन है जिसमें कि ये छीन लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन चुनाव कंडक्ट कराने के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज लागू करता है, जिसे आप कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ शर्तें होती हैं जो सबको माननी है। अगर कोई कोड ऑफ कंडक्ट ना माने, और अजीब बात देखो, जब ये लागू किया गया इंदिरा गांधी ने तभी चीटिंग की थी इलेक्शन में। कब लागू किया गया ये? 71 के चुनाव में चीटिंग कर दी। तो इस साल ये चुनाव आयोग ने आचार संहिता बनाई और कहा कि भाई कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना। जैसे एक दो बता दूं, इलेक्शन की डेट ये बताएगा इलेक्शन कमीशन। जब इसने कह दिया, मान लीजिए अब है सितंबर चलेगा ना, ये कह दे कि दिसंबर में कहीं के इलेक्शन है, तो उससे 1 महीने से लेके 3 महीने के बीच में आचार संहिता लागू रहेगी। 6 महीने वाला विचार गलत है, बिल्कुल गलत है। 1 महीने से 3 महीने के बीच में यहाँ पे कोई भी पार्टी कोई बड़ी और झूठ या बरगलाने वाली घोषणा नहीं कर सकता। किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट की नींव नहीं रखी जाएगी, और झूठी तसल्ली के लिए ये कहना कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, हम इतने पुल बनवा देंगे यहाँ, ये सब नहीं चलेगा। कितने से कितने महीने के बीच में?
ये आचार संहिता है। इसने जितना कह दिया, इसने एक अमाउंट बता दिया, भाई एमपी के इलेक्शन है तो इतने लाख खर्च करने हैं और एमएलए के हैं तो इतने लाख। कोई नहीं मानता, आप सब जानते हो ये खेल करोड़ों का है, इसकी संख्या ना गिनी जाए इतने का खेल है। पंचायत के इलेक्शन में लाखों रुपए खर्च कर देता है दुनिया, ये तो एमएलए और एमपी के, इसमें करोड़ों रुपए का खेल है। सरकार भी जानती है, ये भी जानता है, लेकिन इसने कह रखा है लाखों में कि भाई 70 लाख खर्च कर देना अगर एमपी का इलेक्शन हो और एमएलए का हो तो 36 लाख, इससे ऊपर मत ले जाना। लेकिन हम सब जानते हैं कि इसकी इस बात को कोई नहीं मानता, सब झूठी बातें करते रहते हैं और करोड़ों करोड़ रुपए कितने कितने तो ऐड देते हैं। ये आचार संहिता का उल्लंघन करने पर किसी भी पार्टी की मान्यता को रद्द कर सकता है, ये बहुत बड़ी ताकत है। इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो किसी पार्टी की मान्यता को रद्द कर सकता है। ये दो तरह की पार्टियां बताता है, एक होती है राष्ट्रीय नेशनल लेवल की पार्टी और एक होती है राज्य स्तर के दल। तो राज्य स्तरीय दल और राष्ट्रीय दल, आपके देश में आज 8 दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, भाकपा, माकपा, बसपा, सुने होंगे नाम तुमने। इलेक्शन कमीशन बताता है कौन राज्य स्तर से निकल के राष्ट्रीय स्तर पे जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशन भी पूरी करनी है। पहली कंडीशन, अगर आपकी पार्टी, मान लीजिए आप किसी पार्टी के हैं, आपकी पार्टी कहती है भाई हम तो नेशनल पार्टी बनेंगे, तो कंडीशन है 3 में से एक पूरी कर देना। या तो तुम्हें जितने टोटल वैलिड वोट्स गिरे, वैलिड वोट्स होते हैं जो माने जाएं, आधे लोग 2-3 बटन भी तो दबा देते हैं, वो इनवैलिड है, एक बटन दबाना है बस एक आदमी को। टोटल वैलिड वोट जिसको आप कहते हैं कुल वैध मतों का कितना % मिला हो, 6% मिला हो। टोटल जितने वोट पड़े ना पूरे देश में लोकसभा के, उसका 6% आपको मिला हो या आपकी पार्टी को, प्लस इसके अलावा इतने से काम नहीं चलेगा, 4 राज्यों में आपको कितनी सीट्स कम से कम मिली हो, लोकसभा की 4 सीट्स मिली हो, ये 3 राज्यों में, 4 नहीं 3 राज्यों में, 3 स्टेट्स में आपको कम से कम कितनी सीट मिली हो, 4। ये दोनों पूरी होनी चाहिए। आप पार्टी ने ये तो कंडीशन पूरी कर ली, लेकिन उनको 6% वोट नहीं मिले। अब 6% वोट नहीं मिले तो उस अकेली से काम नहीं चलेगा, 4 सीटें मिल गई तो काम चल जाएगा, लेकिन 4 सीटों के साथ फिर क्या गिने जाएंगे, 6%। अगर कोई कहे जी हमारे पास तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दूसरी कंडीशन, आपको 4 नहीं, लोकसभा की पहले बताई थी, 4 वाली बात में, लोकसभा की टोटल सीट्स का 2% मिला हो, ये मतों का नहीं कह रही, टोटल सीट्स का। सीट्स कितनी है, 543, इसका 2% लगभग 11 सीट्स निकलेंगी। यानी आपको लोकसभा की कितनी सीटें मिली हो, 11। यहाँ कितनी सीटें बहुत थी, 4, 3 स्टेट्स में 4। ये 2 सीटें एक स्टेट में ना हो, जैसे कोई कह दे मैं तो यूपी में अपना दम दिखा के, पावर पैसा दिखा के, कितनी सीटें हैं उनकी, 80 ना, मैं उसमें से ले लूंगा 11 सीट, ऐसे नहीं चलेगा। आपको ये 2 सीट 3 राज्यों में कम से कम लेनी पड़ेगी। इसका मुझे लग रहा है 4 ही था, 4 है इसका, 4 स्टेट, क्योंकि ये 2 और 3 थी। 2% सीट मिली हो आपको 3 राज्यों में, तो या तो 6% वैलिड वोट का ले लो, नहीं मिला तो फिर तो गए। उसके साथ साथ क्या लेना पड़ेगा, 4 सीटें, 4 लोकसभा की सीट, 4 सीट प्लस 6% वोट, इसमें 2% सीट, वोट नहीं कह रहे, जितनी कितनी सीट निकलेंगी, 11, और ये कितने स्टेट्स में हो, 3। अगर आप ये भी नहीं अचीव कर पाए, जी हम तो ये भी नहीं, तो फिर तीसरी कंडीशन है, आप किन्हीं देश के 4 स्टेट्स में आपको स्टेट लेवल का दर्जा दे दिया गया हो, यानी 4 राज्यों में आपको मान्यता प्राप्त हो कि आप राज्य स्तर की पार्टी हैं। और इस कंडीशन को तुम्हें लगेगा तो कोई नहीं, तृणमूल कांग्रेस इसी से आ गई। बंगाल की है ना ममता बनर्जी की, ये अरुणाचल में, मेघालय और त्रिपुरा में स्टेट लेवल की पार्टी बन गई। देखो कितना आसानी से इसने, पश्चिम बंगाल में अपनी पकड़ है ही ममता बनर्जी की, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट जहां पे कि ठीक ठाक इनकी पकड़ बनी, इनके कार्यकर्ताओं ने काम किया, एक तो अरुणाचल में इसको स्टेट लेवल का दर्जा मिल गया, एक त्रिपुरा में और एक मेघालय में। और जैसे ही 4 कंडीशन पूरी हुई, तुरंत ये क्या बन गई, नेशनल लेवल की पार्टी। ना इनको 6% वोट मिले और ना 4 सीटें मिली, ना इनको 2% सीटें मिली और 11 सीट मिली कह लो, और इन्होंने बस तीसरी कंडीशन के दम पे क्या बन गई है, नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी बनने के लिए इतना क्यों तरसती है ये पार्टी, क्यों अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि हम पंजाब में, हरियाणा में जीत जाएं? कारण पहला, नेशनल पार्टी को पूरे इंडिया में एक सिंबल मिल जाएगा,
और जिसका एक सिंबल होगा ना उसके दिमाग पे पकड़ अच्छी होगी। जैसे हम सबको पता है कि हाथ का निशान कांग्रेस का, कमल का फूल बीजेपी का, तो पूरे देश में जब एक सिंबल होगा तो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी को एक बूस्ट मिलेगा, भाई ये पार्टी है। दूसरा, इनको हर स्टेट में फ्री जमीन मिलेगी, अपना कार्यालय खोल लो। तुम सोचो जमीन कितनी महंगी होती है, और ये जमीन अच्छी जगह मिलेगी। हर पार्टी को मुफ्त की जमीन के अपना कार्यालय खोलो, तो कितना बढ़िया हो गया, इनकी हर जगह पकड़ बन गई। तीसरा, इनकी इनकम तरह तरह से इनकम होती है, चंदा मांगा, किसी से उधार लिए, कैसे भी। हर पार्टी को ना अपनी इनकम टैक्स वालों को रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, जो मेरे पास आया 8 करोड़, मैंने 2 करोड़ यहाँ लगाए, 1 करोड़ यहाँ, 5 करोड़ यहाँ, सब बताना पड़ता है। इनकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। ये 10 करोड़ कमाए, ये 100 करोड़ कमाए या 1000 करोड़ कमाए, तो देखो छोटी पार्टियों को तो इनकम टैक्स से भी डर के रहना पड़ेगा, उनको जमीन भी अपने पैसे की लेनी पड़ेगी, और उनको कोई सिंबल भी नहीं मिलेगा, अलग अलग मिलेंगे। इनका सिंबल एक, फ्री की जमीन, और इनकम पे कोई पूछताछ नहीं। कांग्रेस से कौन पूछता है कहां से पैसा ला रही है, या बीजेपी से कहीं से लाए, लेकिन आप पार्टी पे क्वेश्चन मार्क उठेगा, पैसा कहां से लाए बताओ, लिखित में दो। तो इनको कितने ज्यादा फायदे। और चौथा फायदा, जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं वो टीवी और रेडियो, एफएम पे एड्स नहीं आते, इनका एडवर्टीजमेंट फ्री होगा। अगर एक्स्ट्रा टाइम लेंगे तो पे कर देंगे, वरना फ्री होगा। तो आप देखते हो कितने बड़े बड़े ऐड, कभी प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, कभी खट्टर आ रहे हैं, कभी हर स्टेट के सीएम। जहां बीजेपी की सरकार है वहां सब फ्री में चल रहा है। एक अखबार के एक पेज का मतलब होता है लाखों रुपए एक दिन के, और इनको वो 1 रुपया नहीं देना। छोटी पार्टी जो आपकी लोकल लेवल की है, उस बेचारी के लाखों रुपए यहाँ भी खर्च हुए, इनकम पे भी टैक्स का छापा, बताओ जरा कहां से पैसे लाए। ना उनको कोई सिंबल मिला, ना उनको फ्री का दफ्तर। इतनी सारी चीजें हों तो आप मेंटली फ्री होकर अपने चुनाव प्रचार में लगे रहो, आपको टेंशन ही नहीं है। इसलिए इन बड़ी पार्टीज को कोई टेंशन नहीं है इस तरह की। तो हर पार्टी क्या कोशिश करती है कि मैं नेशनल पार्टी बन जाऊं, लेकिन क्या कंडीशन पूरी करनी है, या तो 6% वैलिड वोट्स उठा लो, उसके साथ साथ 4 सीटें ले लो, ना बने तो 2% सीटें, 11 सीटें, और 4 राज्यों में राज्यसभा का। समझ में आ गया ये? तो ये सब पाना बड़ा कठिन है, इसीलिए आपके देश में 2000 प्लस पार्टी हैं, लेकिन नेशनल लेवल की पार्टी आपकी गिनी चुनी 8 हैं, जिनमें से कौन सी ये 4 राज्यों वाली बन गई है? तृणमूल कांग्रेस, जिसको आप कहते हैं टीएमसी, ममता बनर्जी वाली। समझ में आया ये? ठीक है। तो चुनाव आयोग क्या काम करता है? सारे इलेक्शन कंडक्ट कराता है। सबसे पहले क्या बनाता है ये? मतदाता सूची का निर्माण। क्या इसमें फेरबदल करना पड़ता है? और क्या, हर रोज कितने लोग 18 के हो जाते हैं। जो 18 का हो गया वो चाहेगा मेरा वोटर्स आईडी बन जाए। ये सालों साल दिन रात चलने वाला काम है। मतदाता सूची में रोज चेंज करते हैं, तो कितने दफ्तर तो खुले हुए मतदाता सूची के लिए। इसके अलावा इलेक्शन की डेट्स घोषित करना, उनको फिक्स करना, उनको टाइम को चेंज करना, सारे काम ये करता है। भाई इस दिन यहाँ इलेक्शन होंगे, इस तारीख को यहाँ से यहाँ इस चरण में इलेक्शन, सब काम ये करता है। तीसरा, जितना कुछ चलेगा उस दिन उन सबको कंडक्ट कराना, उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जितने लोग ये इलेक्शन कमिश्नर भेजता है ना कि भाई जाओ कंडक्ट कराओ, इसमें 99% टीचर्स होते हैं, टीचर ही इनफैक्ट 100%, या फिर पुलिस वाले जो वहाँ केयर टेकर होते हैं। तो पुलिस की और टीचर्स की ट्रेनिंग करानी पड़ती है। ये फ्री में नहीं कराते, इसके बदले पैसे देते हैं। जैसे टीचर्स की ट्रेनिंग के बदले हर टीचर को 2-2, 2,500 हजार रुपए देंगे। तो तुम सोचो, पहले इनकी ट्रेनिंग के लिए आदमी इकट्ठे करो, फिर कोई जगह बनाओ, वहां ये टीचर्स जाएंगे, फिर इनको सारा ट्रेन करो, फिर जब इलेक्शन होगा तो फिर इनको सारा कुछ, सारा सिस्टम को समझना, और लोगों को आधे अनपढ़ भी तो आते हैं आपके देश में, तो ये सब पैसा इलेक्शन कमीशन देखता है। चौथा, इलेक्शन वाले दिन सारे में नजर रखना कि गड़बड़ ना हो। हर जगह, हर बूथ पर तुमने देखा मारपीट होती है, पढ़ते नहीं, यहाँ पे दंगेबाजी कर दी, चाकू घोंप दिया, मारकाट की। यानी हर पार्टी का एजेंट वहां बैठा होता है, इनके ऊपर भी नजर रखना, वरना ये गड़बड़ कर देंगे, पूरी मशीन ही गायब कर देंगे। इंडिया में कोई बड़ी बात नहीं है, मशीन रास्ते से उड़वा दें। तो इन सब पे नजर रखना भी इनका ही काम है, बहुत टफ काम है। और इसीलिए कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर की हेल्प करना आपकी जिम्मेदारी है। किसकी? राष्ट्रपति की, पीएम की, जिस राज्य में हो रहा है वहां जो प्रेजेंट में है सीएम, या कह लीजिए पुलिस इनकी मदद करे, या टीचिंग स्टाफ, जिसको ये कहें सब इनकी मदद करेंगे। ये बहुत टफ कंपटीशन को कंडक्ट कराते हैं, जिसमें मारकाट मचना बहुत नॉर्मल बात है। तो बहुत टफ जॉब होने के कारण सब मदद करेंगे, सब मशीनरी देंगे। अब सोचो, असम में किसी बहुत पिछड़े इलाके में इनको इलेक्शन कंडक्ट कराना है जहां रोड नहीं जाता,
तो ये क्या करें, फिर हाथी मुहैया कराओ, फिर ये हाथी पे चढ़ेंगे, ईवीएम मशीन ले जाएंगे और तब ये असम के, ऐसे देखते नहीं पिक्चर्स आती हैं जब इलेक्शन होता है ना, छत्तीसगढ़ में पहुंचना, असम में पहुंचना बड़ा मुश्किल है, और ये बेचारे दिल्ली से उठ के वहां तक जाते हैं कितने लोग। तो एक टफ काम है, इसलिए इनकी हेल्प करना सरकार की जिम्मेदारी है। ये सब काम कंडक्ट कराते हैं, और फिर भी अगर चुनाव में क्या हो जाए गड़बड़, तो सबसे पहली सूचना किसको दी जाती है, इलेक्शन कमीशन। पर कभी कभी इलेक्शन कमीशन काम नहीं भी करता, जैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ राज नारायण, जो काफी बड़े लीडर थे ये भी, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को बताया कि इंदिरा ने 1971 के इलेक्शन में चीटिंग की है, चुनाव में धांधली की है। इलेक्शन कमीशन ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, इंदिरा गांधी जीत गई और इंदिरा गांधी पीएम बन गई, लेकिन इस आदमी ने हार नहीं मानी, और जब इलेक्शन कमीशन ने ध्यान नहीं दिया तो ये मामला कहाँ ले गया, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और ये मामला चलते चलते एक तो सीकरी थे, नहीं शायद पालकी वाला था, ध्यान नहीं मुझे, और एक ये प्रशांत भूषण नहीं है इनके, हाँ इनके ही तो घर में से था एक वकील। तो फाइनली जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव की चीटिंग की है, इसलिए इनको अगले 6 साल के लिए बैन किया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन अगर काम ना करे ना तो हाई कोर्ट बीच में आएगा, लेकिन अगर ये गड़बड़ राष्ट्रपति की हो और उपराष्ट्रपति की हो तो फिर सीधे मामला कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट। उसमें इलेक्शन कमीशन कोई नहीं है और ना ही हाई कोर्ट कोई है, सीधे मामला कहाँ जाता है। पहली बार इलेक्शन कमीशन कब अस्तित्व में आया था, 1950। क्या डेट थी वो, 25 जनवरी 1950। अभी आप गणतंत्र नहीं हुए थे, अगले दिन आप गणतंत्र बने, इसीलिए आप इस दिन को क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस। और देखो जनवरी में कई खास दिन हैं, ये 2011 से बना रहे हैं आप, पहले नहीं था, 10 साल पहले बनाया। 25 जनवरी से पहले 24 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रपति, ये 3 राष्ट्र वाली चीजें 25। फिर 26 जनवरी को आप गणतंत्र, 28 जनवरी को याद करो आपने क्या देखा था, सुप्रीम कोर्ट। ये सब जनवरी की घटनाएं हैं 1950 की। आ गई समझ में ये। जल्दी से अब किताब उठाओ, कुछ ऐड करेंगे जरूरी चीजें, कुछ पढ़ेंगे। उस दिन हमने पेज नंबर 230 पर बता रहे हैं, निर्वाचन आयोग। हाँ इससे पिछला तो कर लिया था ना, सदस्य वाला। ये पेज 230 पर आ जाओ, निर्वाचन आयोग। पहले तो सबसे पहला अभी कौन बैठा है वो बताओ नाम, सुशील चंद्र, लिख लो यहाँ ऊपर, CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र, सुशील चंद्र। सेकंड और थर्ड भी लिख लो, कौन है सेकंड, फर्स्ट तो सुशील है, सेकंड राजीव कुमार, तीनों के नाम पता हो, राजीव कुमार। और तीसरा अनूप चंद्र पांडे, AC पांडे लिख देते हैं इनको, अनूप चंद्र। तो इनमें सबसे नया कौन होगा, अनूप चंद्र ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एंट्री थर्ड से ही होती है। और इन तीनों में सबसे पुराना कौन होगा, सुशील चंद्र या चंद्रा, कुछ भी कह लो। तीनों के नाम लिख लेना, एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी 2 हैं अन्य। पहला पॉइंट देखो, भारत देश में निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से लोकमत की अभिव्यक्ति है। तो ये कहते हैं इलेक्शन जनता का मत है, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में मत देने का अधिकार, ये काम का टिक कर लो, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार वैधानिक है, विधिक है, टिक करना। मत देना कानूनी राइट है तुम्हारा, लीगल राइट है, न कि संवैधानिक या मूल अधिकार, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। क्या निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, बिल्कुल है, लेकिन तुम्हारे अधिकार का कहीं नहीं लिखा। तो ये कैसा है, बनाया गया है या मौलिक है, बनाया गया है, कानून ने कह दिया भाई इनको अधिकार दो, यही चुनेंगे, तो ये विधिक है। विधिक को बोलते हैं लीगल, इंग्लिश में भी टिक कर लो, स्टैट्यूटरी और लीगल राइट है ये हमारा। ये कोई संवैधानिक किताब में नहीं लिखा कि लोगों को मत का अधिकार दिया जाएगा, उन्होंने कहा बस जनता चुनेगी, फिर ये बाद में इस पर लीगल राइट बना दिया। लीगल चीजें छीनी जा सकती है ना, तभी तो संपत्ति का अधिकार छीनते हैं। कौन सी चीजें नहीं छीनी जा सकती, मौलिक। तो ना संपत्ति मौलिक है और ना ही वोट डालना मौलिक है। अगला पॉइंट पढ़ो, देश के हर नागरिक को जिसकी आयु 18 साल से ऊपर हो और जो किसी विधि के अधीन अनिवास, टिक कर लो अनिवास, जिसका कोई रेजिडेंस नहीं है, कोई सड़क पे पड़ा है, तो क्या इनका मतदाता कार्ड बनेगा, नहीं बनेगा। ये जरूरी है आपका रेजिडेंस हो, चाहे किराए का हो।
आगे बस पढ़ लो। चित्त विकृति यानी कुछ गड़बड़ है, अपराध, भ्रष्ट आचरण के आधार पर या अन्यथा अयोग्य न हो, ऐसी किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार है। यानी उसके पास रेजिडेंस हो, मेंटली फिट हो, फिजिकली तो खैर इम्पेयर्ड भी चल जाते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही कोई पागल ही है बिल्कुल और उसका नाम बनवा दिया। नेक्स्ट टिक करना। भारतीय संविधान के भाग 15, टिक करो भाग 15, अनुच्छेद 324 से 329, भाग 15। इसके बाद ये उतने काम के नहीं है, इनकी रीडिंग कर लेना। नीचे आ जाओ। नीचे निर्वाचन संबंधी संसदीय प्रावधान। संसदीय प्रावधान में छोटे छोटे पॉइंट छोड़ दो, 5-6। इसके बाद नीचे देखो एक लंबा पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 324, इसको टिक करो, में एक स्वतंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन आयोग। फिर पढ़ो कि गठन का प्रावधान उसके अनुसार, अंडरलाइन कर लो, संसद, नेक्स्ट लाइन विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबके इलेक्शन कौन कंडक्ट कराएगा? इलेक्शन कमीशन। अगर इलेक्शन में गड़बड़ है तो पहली सूचना हम किसको देंगे? इलेक्शन। लेकिन किसकी नहीं देंगे? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, क्योंकि वो तुम और में है ही नहीं, उसके इलेक्शन में गए ही एमपी एमएलए हैं, वो कहाँ पहुंचाएंगे? सीधे सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद इसमें देखो इंग्लिश में 3 वर्ड लिखे हैं, सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल। ये काम करता है, ये डायरेक्शन देता है कब कहाँ चुनाव होंगे, क्या करना है, कंट्रोल करता है गड़बड़ियों के ऊपर और देखता है। सुप्रिटेंडेंस, जैसे सुप्रिटेंडेंट होता है ना भाई, जो ध्यान रखे। नेक्स्ट करना, भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी संस्था है, संवैधानिक। संवैधानिक किस बेसिस पे कह रहे हैं? आर्टिकल 324 में लिखा है, इसलिए कह दिया। क्या तुम्हारा मौलिक अधिकार है वोट डालना? कैसा अधिकार है? विधिक, कानूनी, स्टैट्यूटरी, या क्या कहते हैं उसको? हाँ, विधिक, लीगल राइट, कानूनी अधिकार। आगे टिक कर लो, स्थापना 25 जनवरी 1950 को, किताब में है इसलिए संवैधानिक कह दिया। नेक्स्ट टिक करना, 2011 से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नेक्स्ट भी टिक करो, प्रथम निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सुकुमार सेन। और अभी कौन है? ऊपर हमने लिख ही लिया, सुशील चंद्र। दूसरा कौन है? राजीव। और तीसरा कौन है? अनूप। तो सुशील, राजीव, अनूप। अब कौन बनेगा जब ये हटेंगे? सुशील। और फिर जब राजीव हटेंगे, एंट्री कहाँ से है? तीसरे से, तीसरे से दूसरा, फिर पहला। इनकी कोई एज भी होती है क्या? और क्या, इनकी रिटायरमेंट की एज है 65 साल। अब कह दिया कि 6 साल या 65 में से जो पूरा हो, लेकिन 2 स्टार्टिंग के देखो 8-8, 9-9 साल काट रहे। क्या नाम था उनका? पहला सुकुमार और एक सुंदरम, कल्याण सुंदरम। अभी नीचे उनके नाम भी आएंगे। चलो अगला पॉइंट टिक करना, 25 जनवरी सुकुमार सेन हुआ। अगला पॉइंट पढ़ लो, 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचक आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। टिक कर लो, ये एक मुख्य और अन्य। अन्य कितने होंगे? 2। अंडरलाइन रखना, नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन राष्ट्रपति करेगा। तो सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और हमेशा सबकी विधि कौन बनाती है? संसद। लेकिन संसद कितनी समझदार है, यहाँ किसी अनपढ़ को नहीं बनाती। किसको बनाती है? IAS, IPS, UPSC वालों को। अपने आप तो चाहे अनपढ़ बैठे हो, लेकिन यहाँ बैठाएंगे पढ़े लिखे, क्योंकि ये बड़ा काम है। इसके बाद सेकंड पेज पर आ जाओ। अच्छा, ये इसमें और कर लेना, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। कितनी कर रखी है राष्ट्रपति ने? 2 अभी फिलहाल। अन्य मतलब है 2, नीचे वाले। अन्य का मतलब सेकंड और थर्ड। अगले पेज पे आ जाओ। इसमें 2 पॉइंट सिर्फ रीडिंग कर लेना, उनमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तीसरा पॉइंट काम का है, टिक करना। पहली लाइन में अनुच्छेद 326 तो नहीं पूछेंगे, एक आइडिया रखो, अंडरलाइन करो, लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, ऐसे निर्वाचन के लिए मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार है। मतदाता के रूप में पंजीकृत होना तुम्हारा मौलिक अधिकार है क्या? फिर कैसा अधिकार है? अगर किसी के पास घर नहीं है तो वो थोड़ी मतदाता की सूची में आएगा, इसका मतलब वो मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट भी टिक करना, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 न्यूनतम आयु सीमा घटाकर 18, कितने से कितनी हुई? 21 से 18। इसके बाद आ जाओ, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पद से हटाना। बताओ सेवा की शर्त क्या है? कितने साल तक अब रह सकता है? या तो एज 65 या काम करते हुए 6 साल। किन 2 लोगों ने 6 साल का रिकॉर्ड पहले वो कर लिया था? कुमार सुंदरम और कल्याण सुंदरम और
पहले वाला सुकुमार सेन। इसकी सेवा की शर्तें क्या है, ध्यान से सुनो और समझ लो, फिर बहुत आसान है। सेवा की शर्त क्या है, ये आदमी जो CEC है, इसको हटाना बड़ा टफ है। इसको हटाने के लिए ना वही प्रोसेस चलाना पड़ेगा जिससे आप जजेस को हटाते थे। जजेस की एक प्रक्रिया थी ना, वो कैसी थी, महाभियोग जैसी। क्योंकि महाभियोग जैसा शब्द दिखाता है कि महाभियोग नहीं है, महाभियोग तो सिर्फ एक आदमी पे था, राष्ट्रपति पे। यानी महाभियोग जैसी प्रक्रिया से जज हटेगा और जज जैसी प्रक्रिया से CEC हटेगा। तो आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है। इसके बिहेवियर के ऊपर फिर वही बात की क्यों लगाएंगे, दो, या तो ये कदाचार कर दे या ये हाँ अक्षमता दिखाए, भाई सक्षम नहीं है। यही दो लॉजिक किसके थे, जजेस के। या तो बिहेवियर में गड़बड़ हो या फिर वो मेंटली फिजिकली फिट ना हो। CEC को हटाने के लिए संसद में प्रोसेस चलेगा और वही सेम प्रोसेस कितने कितने से हटेंगे, लगाने के लिए 150 फिर 2/3, बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन अगर ये कितना पावरफुल है देखो, इसको अपने नीचे वाले हटवाने हैं। कौन कौन, अन्य, सेकंड और थर्ड। जैसे अभी कौन हो अगर कहें तो अनूप, हाँ अनूप और राजीव। अगर इनमें से कोई हटवाना हो तो ये पता क्या करेगा, CEC सीधे राष्ट्रपति को कहेगा, सर मेरे अंडर ये दो आदमी काम ढंग से नहीं कर रहे, कोई कारण होना चाहिए, ऐसे नहीं मनमर्जी से। CEC सीधे राष्ट्रपति को कहेगा और इन दोनों को हटवा देगा। यानी असली पावर किसके हाथ में है? ये दोनों चाह के भी CEC को नहीं हटवा सकते। ये दोनों कितनी कोशिश कर ले, मामला कहाँ जाएगा? और संसद में कैसी प्रक्रिया चलेगी, जज को हटाने जैसी। जज पे कैसी चली थी, राष्ट्रपति जैसी। तो राष्ट्रपति जैसी जज पे, जज जैसी इस पर, और फिर जाके ये हटेगा। इसलिए CEC को मजाक नहीं है कि आप कोई भी हटा देगा। इनको हटाना बहुत आसान है, सिर्फ किसको कहना है, राष्ट्रपति को। इनको बनाता कौन है, किसकी सहमति से, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। चलो देखें इसकी शर्तें क्या हैं। सेवा शर्त और पद से हटाना। पहला पॉइंट पढ़ो, निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों और अंडरलाइन करो, पदावधि का निर्धारण राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन। यानी ये सब मर्जी किसकी चल रही है, संसद की। अगला पॉइंट पढ़ो, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में अंडरलाइन करना, नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं। नियुक्ति से पहले कुछ कर लो, नियुक्त हो गया अब नहीं हटाओगे आप। और जानते हो इस दौर में बता दूं, 1989 में जब आपके देश में ये अमेंडमेंट किया ना, मताधिकार की आयु कितनी, 21 से 18, तो फिर कहा भाई काम भी तो बढ़ेगा। अब सोचो 18, 19, 20, 21, 4 साल के लोग इसमें आएंगे तो काम बढ़ेगा। तो उस टाइम कहा कि एक आदमी कैसे काम करेगा, इसकी संख्या बढ़ाओ। संख्या बढ़ाने पे काम किया और 2 आदमी बुला लिए। अब सोचे दोनों कितने खुश हुए, देखो हम क्या बन गए देश के, इलेक्शन का, इन्होंने पार्टी दे दी, सब काम। फिर अचानक से एक वो आया लेटर और कहा कोई जरूरत नहीं इन दोनों को, इनको हटाओ। तो इनमें से एक अपनी बेइज्जती मान गया और उसने कहा मैं केस करूंगा सरकार पे। भाई ये कोई मजाक थोड़ी है, आप देश की इतनी बड़ी पोस्ट पे, और वो कोई आम आदमी नहीं है, वो IAS रहा होगा, धनोबा करके उनका सरनेम था, उन्होंने सरकार पे केस किया कि ये क्या मजाक है, तो बनाते मत, और बनाए तो हटाए क्यों। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि इसकी संख्या बढ़ाने की पावर किसके हाथ में है और वो किससे पूछ के काम करेगा। इसीलिए आपका ये केस बेमानी है और वो कुछ भी नहीं कर पाए। धनोबा हट गए, वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही इनको फिर लगा कि हाँ काम ज्यादा है। ये बातें जो मैं बता रही हूँ ना, ये 1989 से 93 के बीच में सब हो चुका, 3-4 सालों में। 1993 में इनको खुद ही लगा, सरकार को, राष्ट्रपति को और इनको, कि हाँ यार काम ज्यादा है। बिना बात वो धनोबा हटाया, बनाया, केस किया। 1993 में इन्होंने कह दिया हाँ कितने सदस्य बनाने पड़ेंगे, 3। लेकिन उससे पहले एक आदमी सरकार पे केस कर चुका था। उस केस में ये निकल के आया कि राष्ट्रपति की मर्जी चलेगी। अगला पॉइंट देखो, तो शर्तें अगली क्या कहती हैं, नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं। नेक्स्ट पढ़ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, इसको टिक कर लो, मुख्य निर्वाचन CEC बोलते हैं इसको, उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर, अंडरलाइन रखना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया गया। यानी CEC किसकी बराबरी का मान लिया गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जितना। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, एक CEC ICJ में गया था तो उसको किस चीज की, नागेंद्र सिंह ना, कितने इंटेलिजेंट। तो सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा कोर्ट है ICJ, वहां का एक आदमी आपका CEC बना था।
ये टिक कर लो, न्यायाधीश को हटाया जाता है। आगे पढ़ना, अर्थात सिद्ध कदाचार, इसको टिक कर लो, ये जजेस के लिए था। सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए कहीं बहस होगी या मर्जी से हटा देंगे? बहस होगी, वही सेम चलेगा। फिर पढ़ो, इस प्रकार के महाभियोग, अंडरलाइन करो महाभियोग। फिर पढ़ो कि कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार संसद को, टिक कर लो, अधिकार संसद, तो इसको हटाना कोई मजाक नहीं है। नेक्स्ट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, अंडरलाइन करना, पद से हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक है। यानी सीईसी को हटाने का प्रोसेस बहुत टफ है, ऐसा ही जैसा किसको हटाने का है? जजेस। जजेस को हटाने के 2 कारण, कदाचार, असमर्था। इसी बेसिस पे कहाँ लाएंगे इसको? शुरुआत में संसद, लोकसभा है तो लोकसभा, राज्यसभा है तो राज्यसभा। कितने लोग पारित करें? 2/3, इसके 2/3, तब हटेगा। अगला टिक करो, किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य कितने हैं? 2, लिख लो दूसरा तीसरा ताकि तुम्हें याद रहे। या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त, कौन प्रादेशिक? जो राज्य में काम करते हैं, ये पंचायत के इलेक्शन को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर, डबल टिक कर लो। इसकी तो बस एक सिफारिश लगनी है, इसको हटाना बड़ा टफ है। ये एक जाके कहेगा, सिफारिश करेगा और हट जाएगा। सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो किसको हटाना मुश्किल है? उसके लिए कौन सी प्रक्रिया है? महाभियोग जैसी। जबकि अन्य को हटाने के लिए क्या लगना है? सीईसी किसको कह देगा? राष्ट्रपति को। ये ढंग से काम नहीं करेगा, हट जाएगा। नेक्स्ट आना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, अंडरलाइन कर लो। 6 साल की अवधि या 65 साल की आयु, जो पहले हो इसके लिए। क्या ये 6 वाला रिकॉर्ड पहले टूटा हुआ है? और क्या 2 तो पहले 8-8 साल के थे। नेक्स्ट चेक करना, क्या तुमने सुना निर्वाचन आयुक्त कभी शपथ लेता हो? नहीं, इसकी कोई शपथ नहीं। हाई कोर्ट का जज लेता है शपथ, राज्यपाल, लेकिन निर्वाचन आयुक्त ने आज तक शपथ नहीं ली, लिखी नहीं कहीं भी, जबकि संवैधानिक है। पढ़ो, निर्वाचन आयुक्तों के लिए किसी प्रकार के शपथ, इसको डबल टिक कर लो, डबल ध्यान से पढ़ लो, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान संविधान में नहीं, डबल टिक कर लो, शपथ नहीं। 4 बड़ी पोस्ट आएंगी, कहेंगे किसकी शपथ नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और सीईसी। सीईसी को कोई बनाने वाला कौन है? हाई कोर्ट को बनाने में भी तो राष्ट्रपति था, उसके जजेस इसके बराबर हैं, लेकिन वो शपथ लेते हैं, इसकी कोई शपथ नहीं, जबकि ये संविधान के आर्टिकल 324 के तहत है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लिख लो यहाँ। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा, अंडरलाइन करना, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, तभी तो महाभियोग है इसके लिए। नेक्स्ट भी टिक कर लो, 1951 में पहली बार संविधान के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। कौन से आर्टिकल के तहत? 324। और तब से निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग के रूप में काम करता रहा। कब फिर एज घटाई थी? 89 में। तभी फिर कितने आदमी? 3, फिर हटा दिए, फिर केस हुआ, फिर दोबारा से 3 बने। पढ़ो, अक्टूबर 1989, इसको टिक कर लो। राष्ट्रपति आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन के बारे में तुम क्या जानते हो? इसने कितने पीएम देखे हैं? 4, यहाँ लिख लो, 4 पीएम। अकेला है जिसने 4 पीएम देखे। और इंदिरा एक ऐसी पीएम है जिसने कितने राष्ट्रपति? 8, 6 तो वैसे और 2 कार्यवाहक। ये टिक कर लो, आर वेंकटरमन ने निर्वाचन आयोग में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, ये टिक कर लेना, 2 अन्य किसने बना दिए थे? आर वेंकटरमन ने। फिर पढ़ो, जिसके तहत एस धनोबा और वी.एस. सेंगल को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया। तो ये 2 बेचारे आए, लोगों ने कितना बाद में मजा बने थे ये नियुक्त, क्या बन गए ये? आयुक्त, इनकी नियुक्ति। तो इसने फिर केस किया। अगले पेज पे देखो, जनवरी 1990 को राष्ट्रपति ने अधिसूचना निरस्त कर दी। पहले तो बना दिया अक्टूबर में, 2 महीने बाद बोले नहीं ये नहीं है, और चुनाव आयोग पुनः 1 सदस्यीय हो गया। अगला स्टेप पढ़ लो, एस धनोबा बनाम भारत संघ के वाद में सुप्रीम कोर्ट में गया ये। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 324 के तहत अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पद को बनाना या सृजन और उत्पादन की शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति। इसको डबल टिक कर लो, इसकी पोस्ट बना भी सकता है और हटा भी सकता है राष्ट्रपति। तो अक्टूबर में बना दिए। कौन सा राष्ट्रपति था तुम्हारा? आर वेंकट। कितने पीएम देखे थे? 4। ये दौर याद करो, तुम्हारे देश में बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि 89 के बाद तुम्हारे देश में बुरा हाल चल रहा था।
89 से 90 और 90 से 91 दो पीएम नहीं आए थे क्या? एक तो वीपी सिंह और एक कौन आया था? चंद्रशेखर। और ये वो दौर था जब देश की स्थिर स्थिति लग रहा था आएगी ही नहीं। वो तो 1991 के इलेक्शन में जब राजीव गांधी का मर्डर हुआ और पीवी नरसिम्हा राव आए, तब देश थोड़ा सा संभला और 5 साल तक इन्होंने सरकार को ठीक ढंग से काम पे लगाया। और फिर एलपीजी की पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, इनके कारण आपके देश में नौकरियां आई, और नौकरियां आई तो तनख्वाह आई तो खर्चे चले। नहीं तो आपके देश की स्थिति इतनी खराब थी कि देश कुछ दिनों में शायद 360 देख लेता। तो ये उस टाइम पे उभर गए, उसी दौर की बात है ये। अगला पॉइंट देखो, 1 अक्टूबर 1993, इसको टिक कर लो। 1 अक्टूबर 1993 अध्यादेश जारी कर, फिर पढ़ो, निर्वाचन आयोग को पुनः बहुसदस्यीय बनाया गया। अध्यादेश लाया गया मतलब क्या हुआ होगा? सेशन नहीं होगा और राष्ट्रपति ले आया होगा अध्यादेश। 1993 में सरकार किसकी आ गई थी? कांग्रेस की, पीवी नरसिम्हा राव, तब बने फिर ये प्रॉपर। टिक कर लो। एस गिल आए और जीवी कृष्णमूर्ति, इनको चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। यानी बेचारे जो पहले बनाए थे, तो धनोबा और एक सेंगर, वो तो बस एक नाम सा खराब हुआ और चले गए, उनका नाम दोबारा नहीं आया। अब इन्होंने नए बना लिए। कौन कौन? MS गिल और जीवी कृष्णमूर्ति। अगला पॉइंट काम का है। 1993 में TN शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो उस टाइम पे CEC कौन था? TN शेषन। पहले किस राष्ट्रपति ने कहा था 2 और को बना देता हूं? R वेंकटरमन। कौन थे वो? धनोबा और सेंगर। लेकिन फिर क्या बोले 2 महीने बाद की कोई जरूरत नहीं है। सोचो, अक्टूबर में कह के नवंबर दिसंबर उन्होंने खुशियां मना ली, फिर जनवरी में बोले कोई जरूरत ही नहीं है। फिर उन्होंने केस किया और 93 में केस में क्या कहा कि भाई हाँ ठीक है बना लो, पर मर्जी राष्ट्रपति की चलेगी। अगला पॉइंट टिक कर लो। अगला सिर्फ पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं है, घर जाके इसको पढ़ लेना बेशक। अगला टिक करना, उससे अगला काम का है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों सहित कुल कितने सदस्य हो गए? 3 सदस्य। अगले नीचे टेबल पे आ जाओ। पहला टिक करो, सुकुमार सेन। ये देखो 21 मार्च 1950 को बना और 58 के दिसंबर तक चला। ये पहला है जिसने इलेक्शन कंडक्ट कराए। दूसरा KV सुंदरम, कल्याण सुंदरम, और कुछ लंबा सा इनका नाम है। ये 58 से बने और 67 तक चले, यानी 50 से 67 तक इतने लंबे टाइम पीरियड में सिर्फ कितने आए? 2। दोनों के आगे लिख लो लंबा कार्यकाल। इनके अलावा अब इसको कोई बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तो कितने साल मैक्सिमम है? 6 साल, या उम्र कितनी हो जाए? 65। चौथा टिक करना, डॉक्टर नगेंद्र सिंह लिखा है, यहां लिख लो ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेग में प्रेसिडेंट रहे हैं ये। 15 जज होते हैं वहां, उनका प्रेसिडेंट कोई आसान नहीं है बनना। ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेग। हेग नीदरलैंड का शहर है। ICJ हेग में प्रेसिडेंट रहे। हेग जगह का नाम, इसमें प्रेसिडेंट। आज तक तुम्हारे कितने जज यहाँ गए हैं? 4, जिनमें से प्रेसिडेंट कौन बने हैं? नगेंद्र सिंह। इसके बाद यहाँ लिख लो ICJ में रहे ये 1985 से 88, 1985 से 88 प्रेसिडेंट थे ये, ठीक है। और तुम्हारे राजस्थान के रॉयल फैमिली के थे उस टाइम के, अंग्रेजों के टाइम में देशी रियासत के राजा के बेटे थे ये, तभी पढ़े इतने लिखे। 9वें नंबर पे आ जाओ, श्रीमती VS रमा देवी, लिखा है कार्यवाहक। कार्यवाहक कौन होता है? जो कुछ काम संभालने आ जाए, परमानेंट नहीं है वो। ये टिक कर लो, देश की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये 26/11/90 से 11/12, तो कुछ दिनों के लिए आई थी बस, फिर उसके बाद मेल आ गया। यहाँ एक चीज लिखो, पढ़ो, लिखो राज्यसभा में, इसी के नीचे लिख लो, डेट के पास जगह खाली है। राज्यसभा में महासचिव बनने वाली पहली महिला भी यही थी। राज्यसभा में महासचिव या जनरल सेक्रेटरी लिख लो, जनरल सेक्रेटरी बनने वाली पहली महिला भी यही थी। पहली महिला भी यही। VS रमा देवी CEC रही कुछ दिन, और उसके अलावा उनसे पहले बाद में आज तक कोई औरत नहीं बनी। ना कोई औरत चीफ जस्टिस की मुख्य न्यायाधीश बनी, ना कोई औरत आज तक CEC बनी। और CEC जो कार्यवाहक बनी, इनका नाम क्या है? VS रमा देवी। अगला टिक करना TN शेषन, फटाफट से यहाँ लिख लो 3 सदस्यीय बना आयोग, 3 सदस्यीय बना।
इसके बाद अगले पेज पे आ जाओ। इसमें SY कुरैशी लिखे हैं, देखो 17वें नंबर पर ऊपर SY कुरैशी मिला। पहले मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, पहले CEC जो मुस्लिम थे, SY कुरैशी। इसके बाद 23 में सुनील अरोड़ा हट गए, अब लिख लो 24वां, यही लिख लो 24, 24वें सुशील चंद्र, अभी तो बने इसी साल अप्रैल 2021 में। जल्दी से इसके कार्य और शक्तियां देखो। पहला पॉइंट टिक करो, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानमंडलों के लिए चुनाव की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है ये। नेक्स्ट टिक करना, चुनाव तिथियों का निर्धारण, ये सब बता दिया। अगला, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन। परिसीमन क्या होता है इसको जल्दी से समझो। हमारे देश में इलेक्शन की जो सीट्स हैं MP की, वो किसके बेसिस पर है? जनसंख्या तो हर साल बढ़ रही है, तो सीट क्यों नहीं बढ़ रही? अमेंडमेंट कर रखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और क्या कह रखा है? 2026 तक सीट नहीं बढ़ेंगी। तो 2026 तक ये मत बोलना कि सीट क्यों नहीं बढ़ रही, जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन जनसंख्या कौन सी आपने आइडियल मानी? 1971। उस टाइम जिसकी जितनी जनसंख्या थी उसके हिसाब से सीट दे रखी हैं। तो हरियाणा को 10 दे रखी हैं और पंजाब को 13। पहले इकट्ठी थी ये, तो 23 हुआ करती थी। उस अलग होने के बाद 66 के बाद फिर अलग अलग कर दी 71 में। 1971 से पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया ना, तो कहा था भाई हर 10 साल में डीलिमिटेशन करना, मतलब परिसीमन। एक एग्जाम्पल है, ये आपका देश है, इस देश में ऐसे ऐसे डिवीजन कर रखा है। अब मान लो कुछ दिनों बाद उन्हें लगे कि एरिया में कुछ गांव उधर ज्यादा हैं, उसको ये A है ये B है, कुछ गांव बीच के हैं, उनको लगे ये वाले गांव इसमें ऐड कर देते हैं, तो परिसीमन बार बार कर सकते हैं। सीट नहीं बढ़ानी, सीट टोटल अगर 90 है तो 90 ही रहेंगी। गांव उधर से उठ के उधर या उधर से उधर किए जा सकते हैं, इसको बोलते हैं परिसीमन करना। कोई भी नया जिला बनेगा तो सीट थोड़ी बढ़ेंगी। अगर हरियाणा की, पंजाब की, यूपी की सीटें जितनी हैं उतनी रहेंगी, लेकिन इनके गांव के नक्शों में बदलाव आता रहेगा। पहले कोई किसी मंडल में था, फिर कोई किसी जिले में चला गया। इससे इस काम को करने वाला होता है परिसीमन आयोग। आपके देश में 10-10 साल में परिसीमन आयोग आना था। पहले जनगणना होती, फिर परिसीमन बनता, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। आपका पहला परिसीमन आयोग 51 के बाद 1952 में आया और लास्ट आया है 2002 में। दोनों 2-2 में हैं। बीच में 2 परिसीमन और आए थे, 1963 में और 1973 में। दोनों 3-3 वाले हैं। ये जो 1973 का था ना, इसके पहले 1971 की जनगणना हुई, उसके बेसिस पे आज तक सीटें एज इट इज हैं। इसके बेसिस पे आप गांव में आज भी परिवर्तन कर रहे हैं। कुलदीप सिंह जस्टिस थे आपके, एक रिटायर्ड जज, वो इसके हेड बने थे और उन्होंने 2001 की जनगणना के बेसिस पर परिसीमन किया। तो आपके देश में परिसीमन किस जनगणना के आधार पर है? कौन सा गांव किस विधानमंडल में पड़ेगा, किस विधानसभा सीट पे, इसे बोलते हैं परिसीमन। लेकिन आपकी टोटल सीटें किस जनसंख्या के बेसिस पर हैं? 1971। ये 2 पॉइंट समझ में आ गए। आधों को पता ही नहीं चलेगा, कहीं कभी तो 2001 बताते हैं, कभी 73। ये 73 में डिसीजन लिया कि 71 की जनगणना को आइडियल मानेंगे। आज तक 71 की जनगणना के अलावा हमने सीट नहीं बढ़ाई, और कब तक नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन गांव की लोकेशन भैया इस मंडल से उस मंडल में, उस पंचायत से उसमें, ऐसे कर सकते हैं। और ये किस बेसिस पे करेंगे? 2001 की। टोटल सीट नहीं बढ़ती। जैसे अगर यूपी की 80 सीट हैं तो 80 ही रहेंगी 2026 तक। लेकिन यूपी का कोई गांव पहले किसी जिले में था, हो सकता है अब वो किसी और में गिना जाए, वो किसी मंडल में बदल जाए। ऐसा होता है ना भाई, नई तहसील बन गई तो कुछ गांव उस तहसील के माने जाने लगे। ये किसके बेसिस पर है? 2001। लेकिन टोटल सीटें किसके बेसिस पर हैं? 71। क्लियर हो गया ये? आज तक कितने परिसीमन आयोग आए? 4। अंतिम कब आया? पहला और आखिरी 2 वाले, बीच वाले 3-3 वाले। 73 के बाद नहीं आया लंबे टाइम तक, फिर 2002 में आया। चलो आज टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, आज परिमल सर की लंबी क्लास थी, कल करा दूंगी इस टॉपिक को। अभी CD की क्लास होगी यहाँ पे, चाइल्ड डेवलपमेंट।